कहानी एक स्टूडियो से स्टार्ट होती है। वहाँ थोड़ी देर में एक लाइव शॉपिंग शो शुरू होने वाला होता है जिसमें एक प्रोडक्ट बेचना है। पर दिक्कत ये है कि शो की मेन एंकर ये जिन कहीं भी दिख नहीं रही। पूरी ब्रॉडकास्ट टीम उससे बार बार कॉल कर रही होती है पर वो फ़ोन उठाती ही नहीं है। डायरेक्टर परेशान होकर ना बोलता है कि ये जिन कहाँ पर है, हमें इस वक्त उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। टाइम निकल रहा होता है इसलिए टीम एक दूसरे एंकर से कहती है कि वो ही प्रोडक्ट का प्रमोशन शुरू कर दे। पर जैसे वो सेलिंग स्टार्ट करता है ना, सेल्स एकदम से गिरने लगती हैं और सबका दिमाग घूम जाता है। तभी टीम के एक मेंबर के फ़ोन पर ये जिनका कॉल आता है। टीम फ़ौरन चल रहे ब्रॉडकास्ट को पॉज कर देती है। दूसरी तरफ ये जिन अपना ना खुद का लाइव शुरू कर देती है। वो इस समय एक बिल्डिंग के ऊपर वाली मंजिल पर खड़ी है। कैमरा के सामने वो एक कांच की खिड़की साफ करके दिखाती है। पहले वो एक आम कपड़े से पोंछती है तो दाग वैसे के वैसे रह जाते हैं। फिर वो एक स्पेशल कपड़ा यूज़ करते हैं जिससे ना मतलब वो शीशा अच्छे से चमक जाता है और ना सब लोग ऐसे शॉक हो जाते हैं। और ना वो सब लोग जो वो कपड़ा होता है ना वो खरीदने लग जाते हैं। स्टूडियो में टीम खुशी से उछल पड़ती है। जैसे ही ये जिनका लाइव खत्म होता है ना, वो डरने लगती है नीचे देखकर। टीम उसे बताती है कि जितने भी ग्लव्स थे वो सब सोल्ड आउट हो चुके हैं। ये सुनकर ये जिन इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि पीछे खड़े क्रू वाले को ही गले लगा लेती है। पागल है ये लड़की। सीन बदलता है और हम त्योकपोंग नाम के गांव में पहुंचते हैं जहां हमारे हीरो मैथ्यू ली की एंट्री होती है। वो गांव की सड़क पर वॉक कर रहा होता है और एक कुत्ता उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। रास्ते में ना कुछ बुजुर्ग औरतें उस वहां पर बैठी होती हैं। वो उसे देखकर कहती हैं कि शुक्रिया मैचूरी, तुम्हारी वजह से इस कुत्ते की भी सैर हो जाती है। मैथ्यू ना चिढ़कर बोलता है कि मैं इसे साथ नहीं लाता, ये खुद मेरे पीछे चला आता है और मेरा नाम मैथ्यू है। मैचूरी मैचूरी बोलना बंद करो मुझे। पर वो सब औरतें उसे और छेड़ती हैं और फिर से मैचूरी मैचूरी कहने लगती हैं। एक दादी उसे भुट्टे भी देती है और तभी ना वहाँ पर दो आदमी आ जाते हैं और वो भी उसे मैचूरी मैचूरी कहकर बुलाने लगते हैं। फिर उसके बाद वो उसे अपने घर ले जाते हैं। तो मैथ्यू उनके घर जाता है। वहाँ टीवी में सिग्नल नहीं आ रहे होते। वो कहता है कि सर्विस वाले को फ़ोन करो, वो ठीक करके चला जाएगा। पर तभी और भी गांव के लोग आ जाते हैं और उनमें से एक दादी उसे रोक लेती है और कहती है कि नहीं बेटा, तुम यहीं बैठो और तुम ही ठीक करो। मजबूरी में ना मैथ्यू छत पर चढ़कर एंटीना ठीक कर देता है। जैसे सिग्नल आते हैं सब लोग खुश हो जाते हैं। नीचे आकर वो कहता है कि आखिरी बार था, अब मैं कुछ नहीं करूँगा। पर जाते जाते ना वो लोग फिर से उसे मैचूरी कहकर बुलाते हैं और वो फिर से चिढ़ जाता है। अगले कुछ सीन्स में हम देखते हैं कि मैथ्यू सबको ट्रैक्टर पर बिठाकर ना ले जा रहा होता है। थोड़ा गुस्से में लगता है पर अंदर से उसे सबकी हेल्प करके ना बहुत अच्छा लगता है और उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल भी आ जाती है। वापस स्टूडियो में तीन लोग ये जिन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। सैंगमी कहता है कि ये हमेशा कॉल नहीं उठाती और हमेशा लेट आती है। हंगवोंग भी कहता है कि आज के शो में मैं भी डर गया था। दूसरी तरफ ये जिन एक रेस्टोरेंट में अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है जो डॉक्टर है। वो शिकायत करता है कि तुम हमेशा लेट हो जाती हो, मैं दिन भर सर्जरी करता हूँ फिर भी ज़िंदगी जीने के लिए टाइम निकाल लेता हूँ। पर ये जिनका ध्यान ना वहाँ पर रखे एक काकू पर होता है जो मीट को बहुत साफ कट कर रहा होता है। वो सोच रही होती है कि मैं इस प्रोडक्ट को बेच सकती हूँ। तभी उसका बॉयफ्रेंड बोल देता है कि चलो हम ब्रेकअप कर लेते हैं। ये जिन कहती है कि तुम गुस्से में हो। वो जवाब देता है नहीं, मुझे सच में ब्रेकअप करना है, तुम्हें काम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। ये जिन उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है पर वो हाथ छुड़ा लेता है और वो कहता है कि तुम्हें अपनी जॉब से इतना प्यार है तो उसी के साथ रहो, और वहाँ से चला जाता है। ये जिन उदास हो जाती है। वो वापस कंपनी में आती है और हवांग से मिलती है। हवांग थोड़ा नाराज़ होता है पर ये जिन उसकी तरफ वो काकू दिखाती है और वो डर जाता है। वो कहता है कि देखो मुझे मेरा नया प्रोडक्ट मिल गया। हवांग वो काकू ले आता है और उसके सारे फीचर्स बताने लगता है। उसके बाद ये जिन कंपनी की पोस्टर वाले एरिया में जाती है। वहाँ हिट कंपनी के टॉप सेलर्स की लिस्ट लगी है। सबसे ऊपर होता है जी यून जिन का नाम और सेकंड पर ये जिन का। तभी यून जिन वहाँ पर आ जाती है और उसे ना टोंट मार के कहती है कि मैं कम बेचती हूँ पर तुमसे ज़्यादा कमाती हूँ। ये जिन जवाब देती है कि तुम एक बेचती हो, मैं 10 बेच देती हूँ, मैं तुम्हारी तरह कॉस्मेटिक्स नहीं बेचती। बात बढ़ने वाली होती है कि तभी सैंगमी वहाँ आ जाती है और ये जिन को वहाँ से ले जाती है। सैंगमी ना गुस्सा हो रही होती है पर ये जिन उसे बताती है कि उसका ब्रेकअप हो गया है। सैंगमी उसे समझाती है कि तुम बहुत ज़्यादा काम करती हो, तुमने कभी अपनी लाइफ एंजॉय ही नहीं की। उसके बाद हम ये जिन को पैदल घर जाते देखते हैं। वो अपने बॉयफ्रेंड की बातें याद कर रही होती है। घर पहुंचकर देखती है कि वहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे हैं। वो नया काकू भी वहीं रख देती है। जब फ्रिज खोलती है तो देखती है कि उसमें खाना रखा है, बर्तन भी साफ़ हैं। उसके पेरेंट्स ने एक नोट छोड़ा होता है जिसमें लिखा होता है तुम्हारी सेहत सबसे ज़रूरी है।
आधी रात को ये जिन को पुरानी यादें आती हैं और उसकी नींद खुल जाती है। वो बैठी रहती है और सुबह हो जाती है। कंपनी में ना कांग मोंग बोन किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। वो ली से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नया ट्रैक्टर भेज रहा हूँ। ली कहता है कि मुझे ना कम आवाज़ वाले ट्रैक्टर पसंद है, तुम अपना ट्रैक्टर ले जा सकते हो। मून बोन पूछता है तुमने अपना इरादा नहीं बदला? ली कहता है कि नहीं, जो प्लान था वही करो। इधर ये जिन का मेकअप चल रहा होता है क्योंकि उसका शूट होना है, पर सैंग मी को पता चलता है कि आज का प्राइम टाइम स्लॉट ये जुन को दे दिया गया है। यून जी आकर ये जिन को टॉन्ट मारती है, आज मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचूंगी। ये जिन उदास हो जाती है। तभी उसकी बॉस डायरेक्टर सॉन्ग आती है। ये जिन पूछती है कि आपने प्राइम स्लॉट उन्हें क्यों दिया? ये ब्यूटी कंपनी सिर्फ पैसे के लिए होती हैं। बॉस उसे अलॉय कंपनी की फ़ोटो दिखाती है और कहती है कि अगर तुम्हें ब्यूटी सॉन्ग कंपनी को हटाना है तो अलॉय कंपनी को हमारे साथ जोड़ना होगा। ये जिन कहती है कि मैं कॉस्मेटिक्स नहीं बेचती, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। बॉस कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, अलॉय को ले आओ तो मैं ब्यूटी सॉन्ग को हटा दूंगी। ये जिन वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ एरिक नाम का एग्जीक्यूटिव कोरिया एयरपोर्ट पर उतरता है। मिस्टर चाओ उसे होटल ले जाते हैं और फिर एक मीटिंग में ले जाता है। मीटिंग अलॉय कंपनी के सीईओ के साथ होती है। एरिक कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स पढ़ता है। सीईओ कहता है कि हमें तुम्हारे साथ डील रिन्यू नहीं करेंगे। कार में एरिक मिस्टर चा से कहता है कि मिस्टर मून आज अजीब लग रहे थे, जैसे किसी और की भाषा बोल रहे हों। चा बताता है कि एक कंपनी है हिट, वहाँ की ब्रॉडकास्टर ये जिन हमसे 1 साल से कांटेक्ट कर रही है। नाम सुनते ही एरिक कहता है कि उसके साथ मेरी मीटिंग फिक्स कराओ। ये जिन और एरिक की मीटिंग होती है। ये जिन उसे प्रपोजल देती है। एरिक उसे देखता रहता है जैसे पहचानना चाह रहा हो। वो कहता है कि मैं तुम्हारा प्रपोजल मान लूँगा, पर मेरी एक शर्त है। तुम्हें ना मेरे लिए रॉ मटेरियल का कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू करवाना होगा उस फर्म ओनर से। ये जिन हाँ कर देती है। दोनों बाहर निकलते हैं। एरिक कहता है कि क्या हम नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं? दोनों नंबर देते हैं और एरिक खुश हो जाता है। ये जिन्ना घर आकर फिर से काम में लग जाती है। वो अलॉय कंपनी की परमिशंस निकालती है और एक फ़ाइल बनाती है। फिर कार निकालती है और ली से मिलने ट्योकपोंग गांव के लिए निकल जाती है। गांव के एंट्रेंस पर उसकी कार और मैथ्यू का ट्रैक्टर आमने सामने आ जाते हैं। दोनों हॉर्न बजाते हैं पर कोई पीछे नहीं हटाता। ये जिन गाड़ी से उतरकर कहती है कि तुम अपना ट्रैक्टर पीछे लो। मैथ्यू बोलते हैं कि मेरा ट्रैक्टर पीछे नहीं जा सकता, तुम गलत तरफ से आई हो, ये वन वे रोड है। दोनों के बीच ना फिर बहस शुरू हो जाती है और कोई भी पीछे हटने को तैयार ही नहीं होता। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हमारे हीरो और हीरोइन आमने सामने खड़े हैं और दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। एजेंट कार में बैठती है और बोलती है कि अगर मैं इस काम में हूं ना तो यहाँ के स्टूपिड रूल्स भी मुझे फॉलो करने पड़ेंगे। वो बिना कुछ सोचे समझे रिवर्स करने लगती है, लेकिन कार पीछे जाती नहीं है क्योंकि वो एक गड्ढे में फंस चुकी होती है। वो गुस्से में कार वहीं लॉक करके पैदल निकल जाती है। ली उसे रोकता और कहता है कि अपनी कार साइड कर दो। वो बोलती है कि नहीं, बोलती है कि मेरी कार से दूर रहो, वो बहुत महंगी है, और वो वहां से चली जाती है। उधर ली अपने ट्रैक्टर का साइज नाप रहा होता है। रोड पर स्पेस चेक करके वो ट्रैक्टर निकालता है, लेकिन पीछे लगी ट्रॉली से एजिन की कार का लेफ्ट मिरर टूट जाता है। ली को पता भी नहीं चलता क्योंकि मिरर पीछे से टूटा था। एजिन अपने सैंडल्स की वजह से परेशान है। सैंडल्स से उसके पैर छील दिए गए थे। वो सोचती है कि ऐसे सैंडल्स मुझे दी क्यों। पीछे से ली आ रहा होता है। एजिन को लगता है कि वो उसे फॉलो कर रहा है। ली बोलता है कि मैं भी इसी साइड जा रहा हूँ, फॉलो नहीं कर रहा। पर एजिन जहां मुड़ती है ना, ली भी वहीं मुड़ जाता है। एजिन चिढ़कर बोलती है कि आज से पहले मेरे पीछे बहुत कार्स पड़ी हैं, पर पहली बार कोई ट्रैक्टर लेकर पीछे पड़ गया है। प्लीज मेरा पीछा मत करो, मुझे अर्जेंट काम है। तो ली बोलता है कि साइड हो जाओ, मुझे जाने दो। वो निकल जाता और एजिन गुस्से में वहीं पर खड़ी रह जाती है। पीछा करते करते ना एजिन मशरूम फार्म पहुंच जाती है। वो पूछती है कि मशरूम फार्म ऑनर कहाँ पर है। तो ली कहता है कि वो अभी बाहर गए हैं। एजिन उसे रोककर बोलती है कि क्या तुम उन्हें बता सकते हो कि मैं उनसे मिलने आई हूँ। ली उसे ना ताना मारता और बोलता है कि क्या मैं उसे ये बता दूं कि एक रूड सी लड़की तुमसे मिलने आई है। एजिन उससे तुरंत सॉरी बोलती है और कहती है कि हमारा फर्स्ट मीट था ना, मुझे माफ कर दो प्लीज। वो अपना कार्ड उसे देती है और अपनी कंपनी का भी नाम बताती है। नाम सुनते ही लीना सोच में पड़ जाता है। वो गेट बंद करके अंदर से लॉक कर देता है। अंदर और लोग काम कर रहे थे। ली पार्क पर चिल्लाता है और उसे बोलता है कि तुमसे बॉक्स पैक करने को कहा था, क्यों नहीं किया। पार्क ना गाना सुन रहा था इसलिए उसने काम नहीं किया था। ली समझाता है कि तुम सुपरवाइजर हो, ये मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स के लिए यूज होते हैं, लापरवाही मत करो। और वो उसे ना लास्ट चांस देता है।
ले कुछ मशरूम लेकर बाहर आता है। एजिन वहीं खड़ी है। वो कहती है कि मेरी सैंडल्स खराब हो गई हैं, स्लीपर्स दे दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। ली पहले मना करता है, फिर उसके पैरों से खून निकलता देखकर ना एक ड्रॉर से पुरानी चप्पल देता है। एजिन मजबूरी में वो पहन लेती है और बहुत गुस्से में होती है क्योंकि उसको वो गंदी सी चप्पल पहननी पड़ती है। दोनों कुछ सामान लेकर जाते हैं तो एजिन को लगता है कि ये दोनों ना चोरी कर रहे हैं। वो उनका पीछा करती है और देखती है कि ये लकड़ियों से मशरूम साफ कर रहे हैं। तभी ली उसे देख लेता है कि एजिन उन्हें छुप कर देख रही है। एजिन अपनी कार के पास आती है, टूटी हेडलाइट देखकर चिल्लाती है, सोचती है कि शायद उसी आदमी ने तोड़ा होगा। तभी एक और ट्रैक्टर निकलता है। वो सोचती है कि अब वो ब्लेम भी नहीं कर सकती उस पर क्योंकि पक्का नहीं है कि किसने तोड़ा है ये। ली ना फिर काम करते करते एजेंट की बात याद करता है। उसका नाम और कंपनी सुनकर ना वो सोच में पड़ जाता है। एक सीन में एक लड़की मास्क लगाकर लेटी है और डॉग उस पर ना भौंक रहा है। ली कुछ लेडीज के साथ आता है। एक छोटी लड़की उसे मैच्योरी बोलकर हेलो कहती है। ली पूछता है कि तुम स्कूल नहीं गई? वो कहती है कि दीदी को मत बताना और भाग जाती है। एजिन वर्कशॉप कॉल करती है। वो बताते हैं कि आने में 4 घंटे लगेंगे। वो बस से जाने का सोचती है लेकिन बस स्टैंड 30 मिनट दूर है। तभी उसका साइड मिरर पूरी तरह टूटा हुआ दिखता है। वो उसे हाथ में लेकर ना बच्चों की तरह रोने लगती है। तभी ली और वो सारी आंटियां ना मतलब ट्रैक्टर से बगल से निकलती हैं। एजिन को याद आता है कि उसे भी तो उसी साइड जाना है, तो वो ली को रोकती है। ली आवाज सुनकर पीछे देखता है पर ट्रैक्टर नहीं रोकता, इवन दो उसकी स्पीड बढ़ा देता है उसको तंग करने के लिए। एजिन उसका पीछा करती है और गिर जाती है। लेडीज देख लेती है और ली को रोकती हैं। ली उसके पास आता है। एजिन को लगता है कि वो अपना हाथ दे रहा है पर वो तो पॉकेट से लटका ग्लव था। ली उसे वापस पॉकेट में रख लेता है और जब वो उसकी तरफ देखती है तो गुस्से में देखती है। एजेंट बहुत एम्बैरस हो जाती है। ली उसे भी ट्रैक्टर पर ले जाता है। लेडीज बताती हैं कि वो भी बस स्टैंड ही जा रही हैं। फिर ना एजेंट को उसकी ट्रॉली में ना मिरर का टुकड़ा मिलता है जो कि मतलब बिल्कुल उसकी गाड़ी के मिरर से मैच होता था। वो समझ जाती है कि इसी ने तोड़ा है मेरा हेडलाइट। तो ली सबको बस स्टैंड छोड़ देता है और बस आ जाती है और सब चढ़ जाते हैं। तभी ना ली ट्रैक्टर गुस्से में बस के आगे लगा देता है और बस में चढ़ जाता है। ड्राइवर उस पर गुस्सा होता है और ली आराम से बोलता है बस का टाइम 2:10 है, अभी कुछ मिनट बाकी हैं, रूल्स क्यों तोड़ रहे हो? ड्राइवर मान जाता है। लेडीज की वो ली हेल्प करता है। एजेंट थैंक यू बोलती है। लीना उसके पास आकर घूरता है। एजेंट की हार्ट बीट तेज हो जाती है और उसे लगता है कि ली उसे किस करने वाला है। नहीं बहन, ऐसा अभी नहीं होगा, बाद में होगा। फिर उसे ली कहता है कि ना तुम यहाँ पर मत बैठो। एजिन देखती है तो उसे पता चलता है कि वो सीनियर सीट है। वो वहां से ना उठ जाती है और आगे जाकर बैठ जाती है। तो फिर ना वो अपने मन में सोचती है कि इसने तो मेरा पसीना ही निकाल दिया था। एजिन ये सब ना एरिक को फोन पर बता रही होती है। कॉल कट होते ही ना मिस्टर चा वहां पर आ जाते हैं। वो एजिन की इंफॉर्मेशन लाए हैं। करियर अच्छा है पर 3rd पेज पर 2020 का गुड मॉर्निंग क्रीम इंसिडेंट है। मिस सॉन्ग हिट कंपनी की बॉस के साथ बैठी है। बॉस कहती है कि अब हम अलायंस है। एजेंट का क्या होगा? वो कहती है कि मैं उसे असेंस लॉन्च करने दूंगी, तुम कॉस्मेटिक्स बेचने दे देना। हमें पता चलता है कि फोटो वाली लड़की कोई और न्यू एजेंट थी। बॉस कहती है कि तुमने भी 5 साल बाद कम बैक किया, मैं उसे चांस दे सकती हूँ। मिस सॉन्ग पूछती है कि क्या हम सच में अलायंस, और चली जाती है वहां से। फ्लैशबैक में हमें 5 साल पहले वो गुड मॉर्निंग क्रीम का ऐड कर रही होती है। बोलते हैं कि इसे कोई भी लगा सकता है, बच्चे भी, पर सबको साइड इफेक्ट हो जाता है। मिस सॉन्ग एक्टिंग छोड़ देती है और सबसे माफी मांगती है। प्रेजेंट में ना ए बैंक इलो कंपनी की डिटेल निकालता है। ऑनर ने 2 कोरियन लड़कियों की शादी की थी। बड़ी बेटी डिप्टी सीईओ है। ए जिन कहती है कि गॉसिप खत्म हो तो काम करें। जी यजीना पर्स शॉप में जाती है। जो भी पर्स उठाती है लेडी बोलती है कि ये एजिन ने खरीद लिया। वो गुस्से में वहां से निकल जाती है और बाद में ना जी यजी आकर एजिन से लड़ती है। कहती है बदला ले रही हो। तभी बॉस आ जाती है। यजी बोलती है कि कॉस्मेटिक्स नहीं बेचेगी। बॉस एजिन को वार्न करती है अगर काम नहीं किया तो टीम भी जाएगी। एरिक एजेंट को कॉल करने वाला होता है। मिस्टर चा मिशेल का सामान बेचता है, ठीक है। उसके बाद एरिक म्यूजिक लगाने को कहता है। फ्लैशबैक्स में बारिश में एजेंट उसके अम्ब्रेला के नीचे आती है। पूछती है कि अम्ब्रेला कहाँ से लिया। दोनों स्माइल करते हैं और साथ चलते हैं। एरिक पूछता है कि कल मिलोगी और सोचता है कि अगर डेस्टिनी में होगा तो मिलेंगे।
अगले दिन ना वो सारा दिन उसका वेट करता है पर एजेंट वहाँ पर नहीं आती। वो उसके बाद वो फ्रांस चला जाता है। एजेंट में एरिक मिस्टर चा को बताता है कि मिस्टर चा कहते हैं कि शायद तुम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। एरिक कहता है कि इस बार वो फिर मिली है, मैं उसे अपना बनाऊंगा और बनाकर ही रहूंगा। ली डॉग के साथ वॉक पर कर रहा है और एक लेडी उसे बुलाती है पोटैटो खिलाने के लिए और ना वो टीवी पर बार टब का ऐड आता है। लेडी ऑर्डर करने के लिए कहती है, ली मना कर देता है। कहता है कि ये लोग झूठ बोलते हैं पर लेडी के कहने पर ऑर्डर कर देता है। लेडी की आईडी नहीं है तो वो अपनी आईडी डाल देता है। एड में बोलते हैं कि विनर को एक साथ एक फ्री मिलेगा। विनर ली निकलता है। एजेंट शो कॉकर खुद डिलीवरी करने आती है। लेडी से पूछती है कि क्या मिस्टर ली आपके पति हैं? तो लेडी मना कर देती है और ली का घर का मतलब मैप देती है। एजेंट ली के घर पहुंचकर बेल बजाती है। ली पूछता है कि एड्रेस कैसे पता? तो वो बताती है कि ऑर्डर वाली एड्रेस से। उसे पता चल जाता है कि ऑनर का नाम ली सियोक है। वो फुल नेम पूछती है तो ली कहता है कि मैथ्यू। मैप पर मैचूरी लिखा देख वो हंसती है, पूछती है कि तुम्हारे पिता है क्या? वही ऑनर है। ली झूठ बोल देता है, पता नहीं कहाँ है। एजेंट वापस लेडी के पास आती है और पूछती है कि क्या वो फॉर्म में काम करेगी। लेडी हाँ बोल देती है। एजेंट रात रुकने की परमिशन मांगती है। लेडी हाँ कर देती है और चिकन बनाने चली जाती है पर चिकन भाग जाते हैं। फिर उसके बाद ना एजेंट मतलब चिकन के पीछे भागती है जो ली के घर में घुस जाता है। वो अंदर चली जाती है। ली जूते पहन रहा होता है और उसे देखकर डर जाता है। कहता है कि ये क्या तरीका है बात करने का, तुम मेरे गेट के ऊपर से आ रही हो। एजेंट बोलती है कि चिकन उड़कर आया था पर ली उसकी बात नहीं मानता और वो ना पुलिस को बुला लेता है और घर में चिकन नहीं मिलता। पुलिस कहती है कि मैडम स्टेशन चलना पड़ेगा। एजेंट बोलती है कि मैं स्टार हूँ, आर्टिकल छपा तो रेपुटेशन खराब हो जाएगी। वो ली को वीडियो दिखाती है, तुमने मिरर तोड़ा था। ली पुलिस को भेज देता है और बोलता है कि ठीक है तुम जाओ। एजेंट कहती है कि या तो 10 मिलियन वॉन दे दो या मिस्टर ली का नंबर। ली कहता है कि मैं पैसे दे दूंगा पर पेपर पर लिखवाता है कि वो कभी मैथ्यू ली के घर पर नहीं आएगी। मिस्टर बोन मशरूम फार्म आता है और ली को मनाने की कोशिश करता है। कहता है कि जब तक नहीं मानोगे पीछा नहीं छोड़ूंगा। एजेंट सोचती है कि ये सेलिब्रिटी है, रिच है या क्रिमिनल जो छुप रहा है। वो ली के फॉर्म जाती है और ली उसे बाहर जाने को कहता है। एजेंट बोलती है कि ये तुम्हारा नहीं है। वो एक पेड़ के पास मशरूम देखकर शॉक हो जाती है। बोलती है ये फार्म तो बहुत अच्छा है। ली खुश हो जाता है। वो उसके गले से मुर्गे का पंख निकालता है। एजेंट उसे पॉकेट में रख लेती है और बोलती है यहाँ बग उड़ रहा था। ली कहता है कि नेचुरल है तो उड़ेगा ही। तो एजेंट कहती है कि मैं कैसे बिलीव करूं कि ये नेचुरल है। तो ली मशरूम तोड़कर कच्चा ही खा लेता है। फिर वो काम करने लगता है। एजेंट उसे देखती रहती है। ली एक मशरूम देखकर खुश होता है और एजेंट उसे देखकर खुश होती है। मतलब स्टार्टिंग हो गई है गाइस। वो बाहर जाकर बॉस को कॉल करती है और लोड कंपनी को प्रमोशन करने का हाँ कर देती है। ली को मिस्टर बोन का कॉल आता है, वो काट देता है। बोन फिर कॉल करता है तो ली बोलता है कि कॉल किया तो नंबर चेंज कर दूंगा। घर जाकर ली एक अंडा देखता है। छत पर वही चिकन दिखता है। उसे समझ आता है कि एजेंट सच बोल रही थी। एजेंट लेडी के पास होती है। लेडी कहती है कि जल्दी सो जाना, 10 बजे हैं। पर एजेंट को नींद ही नहीं आती। 12 बज जाते हैं, बार भी नींद नहीं आती। ली के पास फोन बोन के मैसेजेस आते हैं। वो नंबर चेंज कर देता है। एजेंट को स्लीपिंग पिल्स मिलती हैं। खाकर भी उसे नींद नहीं आती तो वो किसी को कॉल कर लेती है। ली के पास ना न्यू नंबर से कॉल आता है। वो सोचता है कि ये नंबर कहाँ से आया। हेलो बोलते ही ना उधर से रोने की आवाज आती है और वो और कोई नहीं एजेंट होती है। और वो बोलती है कि माँ फोन क्यों नहीं उठा रही। ली बैठ जाता है और इधर एजेंट बहुत रो रही होती है। और यहीं पर ये एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।